आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके सामने 3 पक्षों के अंतर्गत विचार रखा जाएगा। पहला पक्ष ये है कि भारत के अंदर ये जो न्याय शब्द दिखाई पड़ रहा है, तर्क वितर्क प्रमाण, ये सारी बातें इस न्याय में आ जाती हैं। तो ये न्याय शब्द का इतिहास देखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भारत में न्याय दर्शन का उदय जो है इसी न्याय सूत्र से हुआ है, जिसमें अक्षपाद गौतम ने ये ग्रंथ लिखा था। तो देखने का प्रयास किया जाएगा कि क्या भारत में एक सशक्त परंपरा पहले से ही चली आ रही थी, जिसको एक व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास अक्षपाद गौतम ने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से किया और फिर न्याय दर्शन की एक प्रणाली भारत में विकसित हो गई। तो ये न्याय शब्द के पीछे का इतिहास जब हम जान लेंगे तब समझ में आएगा कि भारत के अंदर अलग अलग दार्शनिक प्रणालियां जो विकसित हुई और जो शास्त्रार्थ की प्रक्रिया चली, वैदिक काल के बाद से आप देखेंगे फिर उत्तर वैदिक काल आता है, यानी पहले पूर्व वैदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल है, जिसमें पूर्व वैदिक काल में ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। फिर उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद और हैं। और फिर वेदांत दर्शन है, जिसमें उपनिषद आ जाते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और फिर यहीं 600 ईसा पूर्व तक देखेंगे तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और फिर चारवाक दर्शन भी बड़ा प्राचीन दर्शन है। ये 3 जो दर्शन है, बौद्ध, जैन और चारवाक, इनके दार्शनिक जो है आरोप लगा रहे थे वेदों के ऊपर। तो अपनी बातों की रक्षा करना भी तर्क के माध्यम से आवश्यक था। तो ये बड़ी परंपरा सशक्त चली आ रही थी तर्क वितर्क प्रमाणों की। अगर आप देखेंगे तो ये वाको वाक के शब्द दिखाई पड़ता है। ये वाको वाक के शब्द के बाद फिर आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ेगा, और अक्षपाद गौतम ने फिर न्याय शब्द का प्रयोग किया है। तो एक परंपरा देखिए आपको दिखाई पड़ रही है। वाको वाक्य का मतलब है, क्योंकि मानी सी बात है कि जब यानी जब वेदांत दर्शन की रचना हुई, उपनिषद आ गए, तो उपनिषद में बड़े रहस्यात्मक शब्द थे। शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में, उनके यथार्थ अर्थ के निर्धारण के लिए शास्त्रार्थ हुआ करता था। विद्वान बैठ करके विचार विमर्श करते थे, विश्लेषण करते थे, तर्क देते थे, प्रमाण देते थे, और फिर एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। तो इसलिए एक व्यवस्था, एक ऑर्डर को क्रिएट करना आवश्यक हो गया था, जिसको संपन्न करने का काम अक्षपाद गौतम ने किया है। तो हमने ये देख लिया कि एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का काल है, और फिर उत्तर वैदिक काल आ गया, जिसमें 3 वेद और प्रकट हो गए, फिर वेदांत दर्शन आ गया। तो एक गहन परंपरा जो है विचार विमर्श की, यानी प्रकृति के स्वरूप को जानने के लिए आत्मा का स्वरूप क्या हो सकता है, ब्रह्म की विचारधारा भी डेवलप हो रही थी। ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, ज्ञान की यथार्थता को लेकर के चिंतन मनन चल रहा था। तो प्रमाण, तर्क, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको एक व्यवस्था में नहीं लाया जाएगा, एक पद्धति विकसित नहीं की जाएगी, तो फिर विचार विमर्श जो है वो उसमें और गहनता नहीं आ पाएगी, एक चीज़ें बिखरी रहेंगी। तो इसलिए एक ऑर्डर में लाना आवश्यक था, और ये काम अक्षपाद गौतम ने अपने न्याय सूत्र में किया है। तो माना जाता है कि कौटिल्य ने, क्योंकि आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग अपने अर्थशास्त्र में किया है, तो माना जाता है कि अक्षपाद गौतम का जो जीवन काल है वो कौटिल्य से बाद में आता है। क्योंकि अगर ये न्याय शब्द प्रचलित होता तो ये आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने नहीं किया होता। इनको चाणक्य कहा जाता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वाको वाक्य, ये हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ये शब्द प्रचलित हो गया था। शब्दों के यथार्थ अर्थ के लिए प्रमाण तर्क के माध्यम से सत्य को उद्घाटित करने के लिए यह परंपरा भारत में चल रही थी। फिर आन्वीक्षिकी शब्द आ गया, अन्वेषण विश्लेषण करने की प्रक्रिया चली। उसके बाद फिर न्याय शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके तहत यथार्थता को स्थापित करने का प्रयास किया गया, सत्य के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया, और बाकायदा एक पूरी पद्धति जो है विकसित की गई। और न्याय दर्शन के अंतर्गत तत्वशास्त्र के रूप में माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान के आधार पर होगी। 16 पदार्थों का इसमें विवरण उपलब्ध होता है, और उन 16 पदार्थों के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप में जानने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए न्याय सूत्र जो है, जो अक्षपाद गौतम का जो ग्रंथ है, इसमें आप देखेंगे बाद में विभाजन हो जाता है। एक प्राचीन न्याय आता है, नव्य न्याय जाता है गंगेश उपाध्याय के माध्यम से, और गंगेश उपाध्याय ने जो नव्य न्याय स्थापित किया वो पूरी तरीके से तर्क वितर्क पर आधारित हो गया, और ये प्राचीन न्याय है, ये तत्वशास्त्र पर हो गया, जिसमें तत्वों के स्वरूप को जानने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आपके सामने एक इतिहास थोड़ा सा रखा गया ताकि ये पता लगे कि वाको वाक्य शब्द, फिर आन्वीक्षिकी शब्द, फिर न्याय,
सूत्र यानी न्याय शब्द तक पहुंचा गया। तो इसके लिए वैदिक काल से ही, पूर्व वैदिक काल से ही परंपरा भारत में शास्त्रार्थ की चली आ रही थी। तो उसको व्यवस्थित करने का काम अक्षपाद गौतम ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो ये हमने देख लिया कि तर्क, विश्लेषण, सत्य, विश्व की प्रकृति, आत्मा, शास्त्रार्थ की परंपरा, इन सारी बातों ने भारत के अंदर एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली को जन्म दिया जो चिंतन मनन के क्षेत्र में एक पूरी पद्धति प्रणाली को लेकर के डेवलप हुई कि उसी आधार पर फिर किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को जांचा परखा जाता था। अब हम न्याय दर्शन में देखेंगे, दूसरा पक्ष आते हैं। इसमें एक प्राचीन न्याय जाता है जिसको तत्वशास्त्र कहा जाता है। इन्हीं तत्वों के यथार्थ ज्ञान के आधार पर मोक्ष मिलेगा। जब हम ये तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और नव्य न्याय के अंदर तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक गंगेश उपाध्याय ने लिखी थी, पर यह पूरी तरीके से तर्कशास्त्र पर आधारित ये हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पक्ष पर। यह तीसरा पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें हम ज्ञान के स्वरूप के बारे में देखेंगे कि न्याय दर्शन में जो ज्ञान का स्वरूप है वो किस आधार पर स्थापित किया गया है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष है, फिर अनुमान है, प्रमाण, फिर शब्द है, फिर उपमान है, ये सारे देखते हैं प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो बताया जा रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति, मानी बात है, कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई ज्ञाता होगा, उसी को तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और कोई ना कोई वस्तु होगी, ज्ञेय विषय होगी। तो कहा जाता है जो ज्ञेय शब्द आ जाता है किसी वस्तु के लिए आता है, क्योंकि जानने वाला किसी वस्तु को ही जानेगा, किसी चीज को ही जानेगा। और फिर जानने वाला ज्ञाता जब ज्ञेय के संपर्क में आएगा तो ज्ञाता क्या है, यह आत्मा माना गया। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा में ही प्रकट होगा। कब होगा, जब आत्मा ज्ञेय वस्तु के संपर्क में आ जाती है तो ज्ञान फिर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ज्ञान इसी ज्ञेय से होगा। अब जब ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होगा तो मानी सी बात है, यथार्थ भी हो सकता है, अयथार्थ भी हो सकता है, यानी वास्तविक ज्ञान भी हो सकता है, अवास्तविक भी हो सकता है। बाकायदा एक पूरी प्रणाली, परंपरा इसमें विकसित है कि अयथार्थ ज्ञान को कैसे हम समझेंगे, यथार्थ ज्ञान को कैसे समझेंगे। तो ज्ञाता जब ज्ञेय के संपर्क में आता है, किसी वस्तु के संपर्क में आएगा तो फिर ज्ञान पैदा होगा। तो यथार्थ ज्ञान जो होगा, फिर उसी यथार्थ ज्ञान के आधार पर हमको कोई मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, हमारा कोई लक्ष्य सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ पर बताया गया जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, वस्तु प्रकाशक होता है। यानी ज्ञान जो है उस वस्तु को प्रकाशित कर देता है और उसके आधार पर आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति आ जाती है। जब सत्य ज्ञान का उद्घाटन होगा तभी तो हमारा व्यवहार कोई सही होगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञान वस्तु प्रकाशक होता है, क्योंकि किसी न किसी ज्ञेय वस्तु को ही ज्ञान प्रकाशित करेगा और आत्मा में उत्पन्न होगा। और जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यथार्थ होगा, वास्तविक ज्ञान होगा, तो फिर हमारा आचरण भी सही होगा। हम उसके आधार पर कोई क्रिया करेंगे, कोई कर्म करेंगे तो हमारा कर्म सही होगा। तो इसलिए ज्ञान व्यवहार का आश्रय है, क्योंकि ज्ञान अगर यथार्थ होगा, सही होगा, वास्तविक होगा, हमने अगर सही प्रक्रिया को अपनाया, तर्क वितर्क का सही एक रूप निर्धारित किया, उसी रास्ते पे चले हम, और यथार्थ ज्ञान हो गया तो हमारा व्यवहार भी सही, क्योंकि व्यवहार का आश्रय है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। अपना व्यवहार का मतलब हम कोई क्रिया करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो हमारे मन में कोई विचार आता है, तो उसी विचार को हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको व्यवहार में उतारने के लिए क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं। तो ज्ञान ही हमारे व्यवहार का आश्रय है। और फिर बताया कि ज्ञान आत्मा का गुण है, क्योंकि ज्ञाता यानी जो आत्मा की सत्ता है, ज्ञाता जो है जब ज्ञेय वस्तु के संपर्क में आएगा तो उसी ज्ञेय वस्तु से फिर क्या होगा, ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो ज्ञान वस्तु प्रकाशक होता है। तो ये बात आपको ज्ञान के स्वरूप के बारे में दिखाई पड़ेगी। और फिर बाकायदा जो है एक पूरी प्रणाली इसके अंतर्गत, फिर नव्य न्याय के अंतर्गत आप देखेंगे तर्क की पूरी एक व्यवस्थित पद्धति आपको दिखाई पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा योगदान अक्षपाद गौतम उनका रहा है कि उन्होंने न्याय सूत्र की रचना किया, फिर न्याय वैशेषिक दर्शन साथ में संबद्ध हो जाते हैं, उसका भी एक अपना अलग इतिहास है। तो संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास किया गया कि न्याय दर्शन का भारत में उदय कैसे हुआ, उसकी एक पूरी सशक्त परंपरा चली आ रही थी, जिसको व्यवस्थित करने का काम अक्षपाद गौतम ने किया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।